हेलो फ्रेंड, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। तो आज के इस वीडियोज में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, क्या उसके आधार रहे जिस आधार पर विभिन्न कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास, किन या किस आधार पर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जाए। काल विभाजन को किस आधार पर हम समझेंगे। तो आज हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में जो हमारे मन में हमेशा ही उठते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विविध समयों की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। जो साहित्य का इतिहास है उसका अध्ययन विविध समयों की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है कि किस समय में क्या परिस्थितियां थी और कौन सी प्रवृत्तियां उस समय में व्याप्त थी। उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव, उनकी सीमा का निर्धारण करती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है, क्या बोल रहे हैं, इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा, काल विभाजन की प्रक्रिया से आशय है कि विभिन्न कालों में क्या परिस्थितियां थी, क्या प्रवृत्तियां व्याप्त थी। इस प्रकार विभिन्न कालों की अलग अलग परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे और उस काल में क्या प्रवृत्ति व्याप्त थी उसका भी हम अध्ययन करेंगे। कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वे एकदम खत्म हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी काल विशेष में कोई प्रवृत्तियां हैं, कोई विशेषताएं हैं, तो वो क्या एकदम से खत्म हो जाती हैं या उनमें एकदम परिवर्तन आ जाता है। काल विशेष में चलने वाली प्रवृत्तियां कामोवेश होती हुई लुप्त होने लगती हैं और अन्य प्रवृत्तियां मुख्य रूप धारण करने लगती हैं। क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक काल विशेष की प्रवृत्तियां या परिस्थितियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, विलुप्त होने लगती हैं और आने वाले परिवर्तित जो रूप होता है वो प्रवृत्तियां क्या है, मुख्य रूप धारण करने लगती हैं। क्योंकि परिवर्तन तो होता ही है। तो हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या सदा से ही रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो है विद्वानों में मतभेद पाया गया है। एक और जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा आदि इतिहासकार अपभ्रंश भाषा के उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत 700 से मानते हैं। तो वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि हिंदी साहित्य में ना तो संस्कृत प्राकृत को और ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को समाहित किया जा सकता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल नाम से अभिहित किया। राहुल सांकृत्यायन इस काल को सिद्ध काल कहते हुए मानते हैं कि सिद्ध काव्य हिंदी का काव्य है। दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व उनके समर्थक इतिहास लेखक संवत 1000 के आसपास वास्तविक हिंदी भाषा व साहित्य की शुरुआत मानते हैं। कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जो है 1000 के आसपास हिंदी साहित्य का जो है उदय मानते हैं। वास्तविक जो है यहीं से मानते हैं इन लोग। तो वास्तविक हिंदी भाषा और साहित्य की शुरुआत कहां से मानते हैं जो लोग? 1000 ईस्वी से। एक सामान्य विचारधारा के अनुसार 7वीं से 10वीं शताब्दी तक जो साहित्य सामग्री उपलब्ध होती है उसे अंकुरण काल की रचनाएं मानते हुए हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका मान लिया जाए। एक जो
विचारधारा है उसके अनुसार क्या बोल रहे हैं कि जो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक की जो साहित्य सामग्री उपलब्ध होती है उसे अंकुरण काल की रचनाएं मानते हैं। जिस प्रकार से एक बीज का अंकुरण होता है उसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी अंकुरण हुआ। तो कुछ विद्वान मान रहे हैं कि जो 7वीं से 10वीं शताब्दी है उस काल के बीच में जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई उनको हम अंकुरण काल के रूप में मानते हैं, या इसकी पूर्व पीठ क्या, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठ क्या मान लिया जाए। कुछ विद्वान जो है इस प्रकार से अपना मत प्रकट कर रहे हैं। इसमें जैन, नाथ व सिद्ध साहित्य को समाहित किया गया है। 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत मानी गई है। जो कुछ विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनके जो समर्थक विद्वान है वो क्या बोल रहे हैं कि 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आदिकाल की शुरुआत होती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत एवं प्रवृत्तिगत दोनों रूपों में वर्गीकरण किया। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभक्त कर उसकी सीमा का निर्धारण किया। आदिकाल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, मध्यकाल विक्रमी संवत 1375 से 1900 तक, आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उन्हें भक्तिकाल और रीतिकाल नाम दिया। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया। 11वीं सदी तक अपभ्रंश के प्रभाव से हिंदी मुक्त हो चुकी थी। क्या बोल रहे हैं कि जो 11वीं सदी है अपभ्रंश भाषा से जो है हिंदी मुक्त हो चुकी थी, अर्थात अपभ्रंश भाषा इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह हिंदी का रूप धारण कर चुकी थी और अपभ्रंश का प्रभाव उससे एक अलग हो चुका था। उसके बाद व्यापक रूप में भक्ति का आंदोलन पूरे देश में आरंभ हो गया। और क्या बोल रहे हैं कि जो पूरे देश में है भक्ति का आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्योंकि आदि काल में या 10वीं शताब्दी से पूर्व जो है विभिन्न राजाओं महाराजाओं में मारकाट का माहौल मचा हुआ था और संपूर्ण जो जनमानस है वह जो है इन मारकाट और विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं को झेल रही थी। तो ऐसे समय में व्यक्तियों ने भगवान की शरण ली तो व्यापक रूप से क्या हो चुका था, भक्ति आंदोलन पूरे देश में आरंभ हो गया और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से भक्ति काव्य लिखे गए। सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के रूप में यह एक नए युग का आरंभ था। क्या बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के रूप में यह एक नए युग का आरंभ हुआ, क्योंकि एक अलग माहौल हो जाता है। जैसे आदिकाल में क्या हुआ, विभिन्न राजा थे और उनकी शरण में विभिन्न कवि जिन्होंने राजाओं की वैभव, उनके पराक्रम का वर्णन किया, अपनी लेखनी से उनको लिखा, तो वह क्या कहलाया, आदिकाल कहलाया। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विभिन्न प्रकार की जो है रचनाएं लिखी गई या रचनाएं की गई। अब जैसे ही एक अलग मोड़ आया कि भक्ति एक अलग धारा हो जाती है, तो यहां से क्या होता है, एक भक्ति काल नाम दे दिया जाता है। भक्ति काल का उदय यहां से हो जाता है और संपूर्ण जनमानस में भक्ति का माहौल व्याप्त हो जाता है। तो एक भक्ति काल का उदय यहां से होता है। तो साहित्यिक चेतना के रूप में एक नए युग का आरंभ था। 17वीं सदी तक आते आते जब देश में मुगलों का साम्राज्य आया तब साहित्य की मुख्य जो प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया। भक्ति भावना की प्रधानता के स्थान पर श्रृंगार व अलंकरण की प्रवृत्ति मुख्य रूप ग्रहण करने लगी। अब देखना कि जब मुगलों का साम्राज्य आया तो जहां संपूर्ण भारत में भक्ति का माहौल बना हुआ था वहां एक अलग धारा बहने लगी। कैसी? श्रृंगार और अलंकरण की अलग धारा बहने लगी, प्रवृत्ति जो है मुख्य रूप से ग्रहण करने लगी। तो 19वीं सदी के मध्य में जब देश में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ तब सन 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण के क्षेत्र में आंदोलन का रूप ले लिया। यह आधुनिक युग का आरंभ था। लोगों में भागवाद और अकर्मण्यता की भावना लुप्त होने लगी। देश को राजनीतिक व सामाजिक रूप में स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो गई। अंग्रेजों के आने से देश में ज्ञान विज्ञान व विदेशी सभ्यता का प्रसार होने लगा। देशी व विदेशी संस्कृतियों में संघर्ष होने लगा। अनेक परिवर्तन लक्षित हुए।
और आधुनिक नवजागरण प्रकाश में आया। नवजागरण की चेतना से साहित्यिक विषयों में परिवर्तन होने लगा। राष्ट्रीयता की भावना जन जन को आंदोलित करने लगी। स्वराज की भावना बलवती हो गई। जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। व्यक्ति आत्म परीक्षण कर आत्म सुधार की भावना से भर उठा। यथार्थवादी सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखो, जैसे जैसे परिवर्तन होते गए वैसे ही इतिहासकारों और साहित्यकारों ने अपनी लेखनी का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि समाज में रूढ़िवादी व्याप्त है, तो उन्होंने रूढ़िवादी को मिटाने का प्रयास किया, उसके बारे में लिखा, तो एक अलग नाम की संज्ञा दी गई। फिर उन्होंने विभिन्न राजाओं के सुगान का वर्णन किया, तो एक अलग काल की संज्ञा दी गई। फिर भक्ति का जो माहौल बना साहित्य में या संपूर्ण जगत में, जो लेखनी कवियों ने चलाई भक्ति रस की, उसको एक अलग काल के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद रीति या जैसे हम कहें श्रृंगार और अलंकरण की भावना उत्पन्न हुई, तो उसे एक अलग काल का संज्ञा दी गई, अलग काल की जो है संज्ञा दी गई। और फिर एक राष्ट्रीय चेतना का जो प्रादुर्भाव हुआ, तब भी एक अलग काल का उदय होता है। तो हमने देखा कि विभिन्न कालों में जो है अलग अलग भावनाएं लोगों के अंदर व्याप्त हुई, जिससे उनकी चेतना और भावों के अनुसार कालों का विभाजन साहित्यकारों ने किया कि किस काल में किन भावों की प्रधानता रही, उसके अनुसार जो है काल विभाजन किया गया और किस प्रकार की रचनाएं रची गई। अब देखना, जब समाज में भक्ति का माहौल है तो निश्चित ही कवियों साहित्यकारों द्वारा भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं ही होंगी। जब वीर रस प्रधान है तो वीर रस प्रधान रचनाएं होंगी। तो अलग अलग कालों में अलग अलग भावों से ओतप्रोत रचनाओं को देखा जाता है, जिसके अनुसार कालों का विभाजन किया गया। हमने देखा कि जो है राष्ट्रीयता की भावना जन जन को आंदोलित करने लगी। स्वराज की भावना बलवती हो गई। जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। व्यक्ति आत्म परीक्षण कर आत्म सुधार की भावना से भर उठा। यथार्थवादी सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। यह आधुनिक युग का सूत्रपात था। इस प्रकार हम हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में व्यक्त कर सकते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375। 1050 से 1375 तक के काल को हम आदिकाल कहते हैं। फिर उसके बाद भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, रीति काल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। अब देखना, जब आदिकाल में संपूर्ण जनमानस में युद्ध विभीषिका मारकाट का माहौल मचा हुआ था। विभिन्न राजाओं साम्राज्यों के अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे और एक दूसरे के जो है क्षेत्रों को जीतने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की होड़ लगी हुई थी। तो इस काल में जो है जो कवि राजाश्रित थे, उन्होंने अपने राजाओं के पराक्रम, उनके वैभव, उनकी सेना और उनकी शक्ति का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। तो इस प्रकार की जो रचनाएं मिलती हैं उन्हें हम आदिकाल की संज्ञा देते हैं कि यह हिंदी साहित्य का आदिकाल था। फिर जब जनता इस मारकाट भरे माहौल से ऊब गई तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। लोगों में भक्ति भावनाओं की जो भाव है वो व्याप्त होते हैं और जनमानस में भक्ति की लहर उठती है और संपूर्ण जनमानस भक्ति रस से ओतप्रोत हो जाता है। तो एक नए युग का सूत्रपात होता है, वो है भक्ति काल 1375 से 1700। अब जब भक्ति रस में ओतप्रोत होते हैं, उसके बाद लोगों में श्रृंगार और अलंकरण के भाव जागृत होते हैं। लोग भोग विलासिता में डूब जाते हैं, श्रृंगार रस प्रधान हो जाता है और अलंकरण के भाव सभी में जागृत हो जाते हैं। तो वहां एक नए युग का सूत्रपात होता है, रीति काल। रीति काल जो है एक अलग काल की संज्ञा दी गई और जिसे 1700 से 1900 तक माना जाता है। जो रीति काल का काल है वो 1700 से 1900 तक माना जाता है। अब नेक्स्ट आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक, जब
इन सब से निकलकर लोग राष्ट्रीय चेतना और स्वराज्य की भावना से ओतप्रोत हुए, तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। और आधुनिक काल आज तक जो माना जाता है कि यह आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। तो समय के अनुसार जो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आधुनिक काल में और देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सब जो है आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। साहित्य में किसी भी काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का सहज ही प्रतिफलन होता है। क्या कह रहे हैं कि साहित्य में किसी भी काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का सहज ही प्रतिफलन होता है। स्वाभाविक है कि युग का एक सूत्रपात होता है। राजनीतिक, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, मतलब जो उस काल की सारी जो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, इन परिस्थितियों के अनुसार ही उस काल का जो है नामकरण होता है। और इन जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं इनका प्रतिफलन सहज ही हो जाता है। युगीन परिस्थितियों के अनुसार साहित्यिक प्रवृत्तियां परिवर्तित होने लगती हैं। क्या बोल रहे हैं कि युगीन परिस्थितियों, अब जैसे एक भक्ति की भावना जब भक्ति काल में उठी तो साहित्यिक जो प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी, वो परिवर्तित होने लगी। आदिकाल की अलग विशेषताएं, प्रवृत्तियां थी और भक्ति काल में आकर अलग जो है प्रवृत्तियां पाई गई। तो जो है युगीन परिस्थितियों के अनुसार साहित्यिक प्रवृत्तियां परिवर्तित होने लगती है। इस आधार पर उनका काल विभाजन होता है। तदनुरूप नामकरण किया जाता है। एक काल में जिस प्रवृत्ति की अधिकांश रचनाएं उपलब्ध होती हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं कि एक काल विशेष में जो भी रचनाएं अधिकांश या ज्यादा उपलब्ध होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए काल का विभाजन किया जाता है कि किस काल में किस एक प्रकार की रचनाओं को अधिक लिखा गया है। तो काल विभाजन में उन रचनाओं की जो है महती भूमिका होती है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि इस प्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवृत्ति साहित्य में उपलब्ध नहीं होती, उसका चित्रण नहीं मिलता। एक ही काल में अनेक प्रवृत्तियां प्रचलित रहती हैं। प्रधानता और व्यापकता के आधार पर सीमा निर्धारण व नामकरण किया जाता है। किसी भी युग का नामकरण उसकी मूल साहित्यिक चेतना, साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को भी आधार बनाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि जिस काल में जिन प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है या जिस काल में सबसे ज्यादा जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, प्रवृत्तियां तो अलग अलग प्रकार की बहुत सी होती हैं, बहुत सी विशेषताएं होती है एक काल की, लेकिन जो प्रवृत्तियां एक प्रधान रूप में उस काल में अवतरण होती है, उस काल में जो है प्रधानता का रूप धारण करती हैं, उसी के आधार पर जो है काल का विभाजन किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। हिंदी साहित्य के जन्म के समय देश की स्थिति शोचनीय थी। निरंतर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राज्य शक्ति नष्ट हो गई। एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में अलग अलग राजवंशों ने अपनी सत्ता के प्रसार के उद्देश्य से युद्ध किए। इस्लाम की शक्ति ने भी भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। महमूद गजनबी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। धीरे धीरे मुसलमान साम्राज्य की स्थापना हो गई। राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियां भी चिंताजनक थी। चारण कवि अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा में जो यशोगान करते थे वह साहित्य के रूप में प्रकाशित होता था, जिनमें वीरता का वर्णन होते हुए भी वह राष्ट्रीय भावना से रहित था। इस साहित्य में श्रृंगार रस का भी अंश मिलता है, क्योंकि चारण कवि जिन आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्साहित करते थे उनके युद्धों का कारण कोई ना कोई रमणीय स्त्री होती थी जिसको पाने की प्रतिद्वंदिता लगी रहती है।
आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हुए यह लक्षित किया कि इस काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं जो साहित्य कोटि में नहीं आते और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। आचार्य शुक्ल का कहना है कि इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन पुस्तकों में से अंतिम 2 और बीसल देव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल को लगता है कि जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बदलती हुई पाते हैं। राजरसिक कवि और चारण कवि जिस प्रकार नीति श्रृंगार के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार के अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। राजरसिक कवि अपने राजाओं की स्वर, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। इसी को लक्ष्य कर इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इस काल का नामकरण किया था उस समय उस काल की अनेक रचनाएं, ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार बनाया उनमें से कुछ संदिग्ध हैं, कुछ परवर्ती रचनाएं हैं। इन रचनाओं के आधार पर इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। शुक्ल जी ने जिन जैन सिद्धनाथों की रचनाओं को धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ उच्च कोटि का कवित्व भी दृष्टिगत होता है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, कतिपय ग्रंथों के आधार पर किसी काल विशेष का नामकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए वीरगाथा काल यह नाम एकांगी सिद्ध होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को 2 भागों में विभक्त कर उनका नामकरण संधि काल और चारण काल किया है। संधि काल के अंतर्गत उन्होंने सिद्धों व जैन कवियों की रचनाओं को समाहित किया है। चारण काल नाम वीरगाथा काल की तरह चरित काव्यों का द्योतक है। डॉक्टर वर्मा ने एक ही कालखंड के 2 नाम निश्चित किए। संधि काल से 2 भाषाओं अपभ्रंश और हिंदी की संधि का बोध होता है। किसी एक कालखंड को 2 नाम देना भिन्न कालों का ज्ञान कराता है। जिस सामग्री के आधार पर चारण काल नाम दिया गया वह सामग्री पर्याप्त और प्रमाणित नहीं है। राव चांकृता ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा और समय 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना है। वस्तुतः यह नाम 2 काव्य धाराओं को स्पष्ट करता है, सिद्धों व सामंतों की रचनाएं। साथ ही किसी भी कालखंड का नामकरण उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। सामंत कहने से हमारा ध्यान चारण साहित्य की ओर ही जाता है जो सर्वथा प्रमाणित नहीं है। चंद्रधर शर्मा गोलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। उनके द्वारा रखा गया यह नाम भाषा की प्रधानता पर आधारित है, जबकि साहित्य के किसी काल का नामकरण उस काल की विशेष साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन प्रतिपाद विषय के आधार पर होना चाहिए। अपभ्रंश काल कहने से यह भ्रम भी होता है कि यहाँ हिंदी नहीं अपभ्रंश भाषा की बात की जा रही है। इस प्रकार यह नाम भ्रामक सिद्ध होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आदिकाल कहना उचित समझते हैं। यह नामकरण भी यह भ्रम उत्पन्न करता है कि हिंदी साहित्य की परंपराएं, काव्य रूढ़ियां इस काल में नवीन रूप में सामने आई, जबकि पूर्ववर्ती परंपराएं बहुत पुष्ट रूप में इस काल में दृष्टिगत होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजोपन काल के नाम से पुकारा। कुछ विद्वानों ने इस काल को प्रारंभिक काल, आविर्भाव काल भी कहा। ये नाम वास्तव में आदिकाल नाम में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्यतः इस कालखंड को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के सीमा निर्धारण और नामकरण के विषय में विद्वानों में प्राय कोई विवाद नहीं है। देश में गौरव और गर्व को ठेस पहुंची
क्योंकि उनके सामने ही मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, लूटा जा रहा था, महापुरुषों का अपमान हो रहा था। जब मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हुआ तब हिंदू जाति की जनता का आत्मगौरव और आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे अपने पौरुष पर गर्व नहीं रहा, जनता उदास और हताश हो गई। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान भगवान की शक्ति और करुणा पर गया। भक्त कवियों ने जनता के हृदय में भक्ति का संचार किया। उन्होंने ईश्वर के प्रेम स्वरूप का वर्णन करते हुए हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की और मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। एक और रामानुजाचार्य को जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उनकी शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार श्री राम की उपासना पर बल दिया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण के प्रेममय रूप से जनता को मुग्ध किया। इस प्रकार राम व कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त कवियों की परंपराएं चलने लगी। यह सगुण काव्य धारा थी जिसका विशाल साहित्य इस काल में उपलब्ध होता है। मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर देश में नई परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। एक ऐसे भक्ति मार्ग का भी विकास होने लगा जिसने हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। एकेश्वरवाद का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसमें एक और कबीर आदि कवियों ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी हार्दिक भावना व्यक्त की। वो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसलिए ऊंच नीच व जाति पाति का कोई भेद भाव नहीं, कोई अलगाव नहीं। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की भावना प्रबल हुई। ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। इसी के साथ प्रेम तत्व को प्रधानता देने वाली ईश्वर की भक्ति की और उन्मुख सूफियों का एक वर्ग सामने आया, जिन्होंने स्वयं मुसलमान होती हुई भी हिंदुओं के घरों की प्रेम कहानियों को अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया। लौकिक प्रेम के माध्यम से उस अलौकिक अव्यक्त सत्ता से मिलने की कल्पना की। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का भी योगदान स्पष्ट किया, जो मनुष्य के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करती है। पेड़ पौधे भी मानव की खुशी व गम में उसके साथ होते हैं। पशु पक्षी की मानव की भावनाओं के साथ प्रभावित होते हैं, उसका संदेश तक पहुंचा देते हैं। इन सब के कारण भक्ति और मानवता की सामान्य भावना का विकल्प हुआ। जाति पाति का भेदभाव समाप्त करने का प्रयास हुआ। लोगों में आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। भक्ति के उच्च सोपान की ओर बढ़ते हुए जीवन में कर्म ज्ञान और भक्ति का सूत्रपात हुआ। अनेक संत कवि व सूफी कवि उत्कृष्ट काव्य रचना करने लगे। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूफी कवियों ने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियों हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। और कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। इस प्रकार सगुण और निर्गुण दो वर्ग बन गए। एक और तुलसीदास के राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस के माध्यम से लोगों के सामने जीवन की विविध परिस्थितियों व समस्याओं को सामने रखा, साथ ही उनके समाधान का संकेत भी दिया। राम के आदर्श रूप को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। उनके सत चित्त आनंद स्वरूप ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया। तुलसीदास जी के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास जी को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश देती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें विद्यमान है। दूसरी ओर कृष्ण के प्रेम स्वरूप ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। निर्गुण धारा के प्रवर्तक कबीरदास हुए, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही मुसलमानों के रोजा नमाज आदि की निस्सारता को भी दिखाया। दोनों जातियों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया। ईश्वर प्रेम की शुद्ध भावना और व्यक्तिगत सात्विक जीवन पर विशेष बल दिया। देश में भक्ति काव्य की दो शाखाएं निर्गुण व सगुण समानांतर रूप में चली। निर्गुण धारा की दो शाखाएं हुई, संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में व्यक्त हुई, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इन सभी धाराओं ने लोगों की आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए उनके अंदर आत्मगौरव का भाव जागृत किया।
इन कवियों ने मन वचन कर्म की सरलता और समानता को भक्ति का श्रेष्ठ और सरल लक्षण बताया। इस काल में आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के विषयों को लेकर काव्य रचना होती रही। भक्ति काल में हिंदी साहित्य अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका था, इसलिए इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के बाद रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता होने लगी। रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय से जुड़ा, जहां रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु हिंदी में इस शब्द का प्रयोग काव्य लेखन की परंपरा और रूढ़ी के रूप में किया गया। रीति काल का रचना काल मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के साथ आरंभ होता है। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। इन शासकों में विलासी मनोवृत्ति विशेष रूप से मिलती है। मुसलमान सम्राटों के समान तत्कालीन सामंतों, नवाबों और हिंदू राजाओं ने भी ऐश्वर्यमय विलासी जीवन बिताना आरंभ कर दिया था। धार्मिक क्षेत्र में भी संत कवियों का सुधारवादी आंदोलन शिथिल पड़ गया था। सगुणोपासक भक्त कवियों की धार्मिक भावना में अब श्रृंगारी मनोवृत्ति ने प्रवेश कर दिया था। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करके अलौकिक प्रेम की जो धारा बहाई थी, वह धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिणत हो रही थी। भक्ति काल के कवियों ने लोगों के मन में संसार से विरक्त होने का भाव जागृत करने की कोशिश की, जिसमें मानव मन कुंठित होने लगा। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति के साथ साथ भोग की भावना प्रकट होने लगी, जिससे रीति काल में श्रृंगार भक्ति व नीति परक काव्य की रचना होने लगी। राधा और कृष्ण को सामान नायक नायिका के रूप में चित्रित कर आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता प्रकट होने लगी। काव्य में रस निरूपण व अलंकार निरूपण की शुरुआत हो गई। कवियों ने एक परिपाटी बना ली कि वे अलंकार या रस का लक्षण देकर उदाहरण रूप में अपनी सरस कविताएं प्रस्तुत करने लगे। अधिकतर कविताएं श्रृंगार रस की होती थी। इस काल के नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल जी ने रीति परंपरा को ध्यान में रखते हुए रीति काल नाम दिया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र भी लिखते हैं कि इस काल के कवि को रस अलंकार नायिका भेद ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। यह युग रीति पद्धति का ही युग था। इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ लिखे गए। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा और यह तर्क दिया कि इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस काल में कवित्व प्रधान काव्य की रचना हुई, जिसने आध्यात्मिकता के स्थान पर आत्मानुभूति युक्त लोक जीवन को प्रधानता दी। केवल अलंकृत चमत्कार पर बल नहीं दिया। इस काल के काव्य में अलंकारों के साथ साथ रस पर भी बल दिया गया। इतर काव्यांगों को भी काव्य में उचित स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए यह नाम एकांकी सिद्ध होता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल किया। यह नाम इस आधार पर किया गया कि इस काल में काव्य की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन ही थी, मगर यह श्रृंगारिक भावना कवियों की कविता का प्रेरक तत्व नहीं थी। वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते थे। इस काल के कवियों ने मुख्य रूप से काव्यांग निरूपण की परिपाटी को अपनाया था। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जाता है कि इस काल में श्रृंगार के साथ साथ वीर और भक्ति परक रचनाएं भी लिखी गई थी। रीति शब्द में श्रृंगार, वीर, भक्ति, काव्य शास्त्र सभी विषय समाहित हो जाते हैं। श्रृंगार की प्रवृत्ति को भी रीति के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए श्रृंगार काल यह नाम अनुपयुक्त सिद्ध होता है। इस काल के समस्त कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति परंपरा का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी में देखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि इस काल को रीति काल कहना अधिक वैज्ञानिक और संगत है, क्योंकि इस युग में रीति संबंधी ग्रंथ ही अधिकांशतः नहीं लिखे गए, अपितु इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही ग्रंथ रचने की थी। नीति निरूपण की यह प्रवृत्ति अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और परंपरा के साथ आई थी। इस प्रकार आज लगभग सभी इतिहासकार इस नाम को अधिक उपयुक्त व युक्ति संगत मानते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन है कि इस काल को कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीति काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। आधुनिक काल के नामकरण पर भी विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल जी ने पद्य के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य रचना को लक्षित कर इस काल को गद्य काल का
इस काल में खड़ी बोली गद्य की विविध विधाओं के विकसित होने की दिशा में नवीन विषयों पर साहित्य रचना होने लगी थी, इसलिए उसे आधुनिक काल कहा। डॉक्टर बच्चन से लिखते हैं कि आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है। पहला, मध्यकाल से भिन्नता। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एक रस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गद्यात्मक बनाया। दूसरा, यह लौकिक दृष्टिकोण। इस समय धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसने अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी, पर आधुनिक युग में वह अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिकों, चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा अलौकिक ही है। सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण की देन है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। इस काल में देश की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिस प्रकार की उथल पुथल हुई और उसके प्रभाव स्वरूप साहित्य में पुनर्जागरण की चेतना सामने आई, राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। हर स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। राष्ट्रीय चेतना का विकास होने से देश के प्राचीन गौरव का गुणगान होने लगे। अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध होने लगा। व्यक्ति की निजी संवेदनाएं, भावनाएं व विचार अभिव्यक्त होने लगी। साहित्यकारों ने नवीनता का परिचय दिया। हिंदी गद्य के विकास ने जनता की अभिव्यक्ति को सरल और सुगम बना दिया और आधुनिकता का आरंभ हो गया। काव्य की पहुंच एक सीमित वर्ग तक थी। गद्य की विधाएं जन जन तक पहुंची। अंग्रेजों के कारण ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जनता में जागृति आई। वैज्ञानिक अध्ययन होने लगे। गद्य की इस विविधता व अनेक रूपता को देखकर आचार्य शुक्ल ने इस काल को गद्य काल के नाम से किया। साहित्य के सशक्त साधन के रूप में गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ। प्राचीन संस्कृति के उद्धार की बातें होने लगी। वैचारिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार की और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। भारतेंदु व अनेक उनके सहयोगी लेखकों ने साहित्य के माध्यम से अनेक पत्र पत्रिकाओं के सहारे अपनी बात सामान्य जनता तक पहुंचाने का प्रशंसनीय प्रयास किया। हिंदी साहित्य के पूर्व कालों में साहित्य विशेष रूप से काव्यमय था। आधुनिक युग में भी काव्य संबंधी अनेक शैलियों का विकास हुआ। गद्य की विविध विधाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना का उद्भव और विकास भी हुआ। इसलिए विविध शैलियों, साहित्य रूपों, प्रवृत्तियों और विचारधाराओं से परिपूर्ण इस युग को आधुनिक युग कहा गया। इस काल के साहित्य में विविधता दिखाई देती है। हिंदी काव्य सर्जना के अनेक मोड़ दृष्टिगत होता है, जिनमें काल्पनिकता और आदर्शवादी भूमिकाओं के स्थान पर यथार्थवादी भौतिकता की रचनाएं प्रस्तुत हुई। इसी यथार्थवादी भूमिका के कारण इस काल में गद्य साहित्य की विविध धाराओं का भी विकास हुआ, जिनमें जीवन की समस्याओं और संघर्षों का चित्रण मिलता है। भोगे हुए जीवन का वास्तविक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। गद्य और पद्य दोनों धाराओं ने आधुनिक काव्य में साहित्य को पुष्ट किया है। तो दोस्तों, आज हमने काल विभाजन के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें प्रोत्साहन जरूर करें, ताकि हमारा जो है प्रोत्साहन बना रहे और हम आगे भी इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो बनाते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और